गुड मॉर्निंग। तो हो गए आप लोग बिल्कुल रेडी? चलो तो क्लास स्टार्ट किया जाए। अब कल आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिए है ना। खैर आज तो चलो थोड़ा सा हम लोग कम पढ़ लेते हैं, मैनेज हो जाएगा आपका। कल एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे थे क्या भाई? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। नहीं, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। नहीं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अच्छा, ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था भाई? तो सबसे पहले तो ये एक ग्राफ था। नहीं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था भाई? एक ग्राफ था। अच्छा, ये ग्राफ जोड़ता था किसको? वाई और एक्स एक्सिस को? ना 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 ना, ये वाई और एक्स एक्सिस के बीच में संबंध नहीं देता था। ये देता था अधिशोषण की मात्रा, मतलब कितना अधिशोषण हुआ है, और प्रेशर के बीच में संबंध देता था। नहीं, अधिशोषण की मात्रा को x/m से सूचित करते थे। सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग को इसी में लगा था समझने में। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है भाई? एक ग्राफ है, और ये ग्राफ किसको किसको जोड़ता है? तो अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर। अधिशोषण की मात्रा पर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रेशर के बढ़ाने से अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी? क्या प्रेशर के घटाने से अधिशोषण की मात्रा घट जाएगी? मतलब अधिशोषण की मात्रा किस प्रकार प्रेशर पर निर्भर करती है, इस दोनों में क्या संबंध है, यही बताता था ये ग्राफ। नहीं, और इस पूरी प्रक्रिया में हम लोग टेम्परेचर को क्या करते थे? कांस्टेंट। नहीं, अब इसी का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। बहुत आसान लगेगा आपको, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा आसान आपको लगने वाला है। तो खैर, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बाद हम लोग पढ़ने वाले थे फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आगे हमने एक वर्ड यूज़ किया, फ्रेंडलिच। एक्चुअली ये फ्रेंडलिच ना एक साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। और इन्होंने क्या किया? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का जो ये ग्राफ है ना, इस ग्राफ को उन्होंने समीकरण में तब्दील कर दिया, इक्वेशन में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। उसी इक्वेशन को हम लोग को पढ़ना है, उसी इक्वेशन को फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोला जाता है। तो ये जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, जो ग्राफ था, सिंपली एक ग्राफ था, उसको उन्होंने किस में बदल दिया? समीकरण में बदल दिया। तो खैर, समीकरण में चूंकि बदला है तो एक समीकरण ना बार 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 आपको यूज़ होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बैच में तो हम अलग से एक पूरा क्लास दे दिए थे उस इक्वेशन में, कि पूरा इस इक्वेशन को अच्छे से समझ लो। अगर मैथमेटिक्स में पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी भी कारणवश से आप मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ पाए हो तो चूँकि उस समीकरण का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो आप जब यूज़ होगा तो आप अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करोगे। तो चलो एक क्लास हम उस इक्वेशन पे ही दे देते हैं। तो हिंदी मीडियम में शायद नहीं हो पाया था। तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में समीकरण का बहुत बड़ा खेल है, बहुत ज़्यादा यूज़ है समीकरण का। ओके, तो यहाँ से वहाँ जाने में हमको समीकरण थोड़ा सा खटकेगा, इक्वेशन थोड़ा सा जो है ना हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट बनने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले उस समीकरण को ही पढ़ लेते हैं, तब फिर आएंगे हम लोग फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पर। ओके, तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हम लोग पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बाद, लेकिन इस दोनों के बीच में हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण। ओके, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये आज हम लोग का टॉपिक है। ओके, इक्वेशन का मतलब क्या हुआ भाई? सरल रेखा, समीकरण। ऑफ का मतलब हो गया का, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ? सरल रेखा। नहीं, सरल रेखा इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है हम लोग बहुत डिटेल में आज सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसको पहले हम हटाते हैं।
देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई, समीकरण। जैसे आप लोग समीकरण पढ़ते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, नहीं, उसी तरह से हम लोग इक्वेशन पढ़ने वाले हैं आज। इक्वेशन भी किसका रहे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। और किस फॉर्म में पढ़ेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। अब ये सब क्या चीज़ है बहुत डिटेल में हम लोग सीखेंगे, लेकिन अगर कोई जानते हो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लो फॉर्म तो बोलो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लो फॉर्म क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस c, नहीं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्लोप फॉर्म में क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को आप बहुत फॉर्म में पढ़े होंगे। आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को 1 पॉइंट फॉर्म में पढ़े होंगे, नॉर्मल फॉर्म में पढ़े होंगे, जनरल फॉर्म में पढ़े होंगे, कार्टेशियन फॉर्म में पढ़े होंगे, पोलर फॉर्म में पढ़े होंगे, 2 पॉइंट फॉर्म में पढ़े होंगे, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म में पढ़े होंगे, है ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सरल रेखा के समीकरण को देने का बहुत तरीका है, और उसमें से एक तरीका हम लोग आज देखने जा रहे हैं। कौन सा भाई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, अभी बहुत लोग जो पहली बार सुन रहे होंगे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ चल रहा है। अभी देखिए धीरे धीरे सब चीज़ एकदम क्लियर होता चला जाएगा। ध्यान देना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो समीकरण आप देख रहे हैं, ये समीकरण और इससे मिलता जुलता जितना भी समीकरण है सबका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन को व्यक्त करता है। अगर कहीं पर भी ऐसा ग्राफ होगा, सॉरी, कहीं पर भी ऐसा इक्वेशन होगा, ऐसा समीकरण होगा, या फिर इससे मिलता जुलता अगर इक्वेशन होगा, समीकरण होगा, तो इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होने वाला है। हमेशा उसका ग्राफ जब खींचोगे तो सरल रेखा आएगा। एक चीज़ बोले हम आपको कि ये समीकरण और इससे मिलता जुलता जितना भी समीकरण है सबका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होने वाला है, सरल रेखा होने वाला है। तो इससे मिलता जुलता जितना भी समीकरण है, ये हम क्या बोले, सुनिएगा। जैसे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, क्या ये वाला समीकरण इसके जैसा नहीं लग रहा है? देखो y एक्सिस है, m के जगह पे 2 है, x के जगह पे x एक्सिस है और c के जगह पे 3 है। तो ये वाला समीकरण भी बिल्कुल इसी के जैसा है। तो इसका भी समीकरण इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, y इज इक्वल टू -3x प्लस 2, ये वाला भी समीकरण इसी के जैसा है। y एक्सिस, स्लोप के जगह पे देखो कितना है, -3, इस बार माइनस आ गया तो क्या प्रॉब्लम है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x एक्सिस के जगह पे तो x एक्सिस है और c के जगह पे यहाँ पर 2 है। तो ये वाला समीकरण भी इसके जैसा है। तो अगर ये सरल रेखा का समीकरण है तो ये भी सरल रेखा का ही समीकरण होगा। तो हमने आपको जो बोला वो स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा कि ये वाला जो समीकरण है और इससे मिलता जुलता जितना भी समीकरण है सबका ग्राफ सरल रेखा होगा। जब भी इस प्रकार का इक्वेशन देखोगे आप फट से सोच लेना कि ये तो सरल रेखा को व्यक्त कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को व्यक्त कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को व्यक्त कर रहा है। अब बोलोगे सर ये स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है, ये कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं इसको? देखो एकदम बच्चा वाला दिमाग से आप प्रूफ कर सकते हो। देखिए कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, सपोज करो यही वाला समीकरण ले लेते हैं, ठीक है। अब एक काम करो, जो बचपन में हम लोग करते थे, x का बहुत सारा वैल्यू पुट करके y निकालते थे, आप वही पुट करो। x इज इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पर 0 पुट करते हैं। इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो अगर x इज इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, 0 गुना 2 तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू बच जाएगा 3, तो यहाँ पर आ गया y इज इक्वल टू 3। तो एक आपका कोऑर्डिनेट बन गया। x जब 0 रखते हैं तो y का वैल्यू आ जाता है 3। एक कोऑर्डिनेट आ गया, एक और निकालो। मान लेते हैं x का वैल्यू 1 रख देते हैं। x का वैल्यू अगर 1 रखिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, x के जगह पे 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर दीजिएगा। तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। तो y इज इक्वल टू 5 हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 1 और 5, नहीं, आगे वाला x होता है, बाद वाला y होता है। अच्छा, x इज इक्वल टू मान लेते हैं 3 पुट कर देते हैं, है ना, x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं। तो जब 3 पुट कीजिएगा तो यहाँ पर 3 पुट करोगे तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, और 3 कितना हो गया, 9। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9, ठीक है ना। देखो तो x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, अब प्लस 3 9, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो तीसरा कोऑर्डिनेट आपका हो गया 3 और 9, तो 3 और 9।
अब चलिए ये जो समीकरण है दो एक्सिस के बीच में है, कौन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तो इसमें है नहीं, सिर्फ दो एक्सिस के बीच में है, मतलब ये 2D इक्वेशन है। अगर 3D अगर डाल देते, जेड एक्सिस डाल देते तो वो प्लेन बन जाता है ना। तो हम देख रहे हैं इसमें दो ही एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हम लोग ले लेते हैं ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मान लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, वाई एक्सिस में 9 तक आपको गया है तो छोटा छोटा ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लेते हैं। पहला कोऑर्डिनेट बोलिए कितना है, 0 3, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, आगे वाला x है, x इज इक्वल टू 0 और उधर कितना है 3, तो y 3 है आपका, ये पॉइंट आया है ना, ये पॉइंट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 5, x1 कहाँ है, ये x एक्सिस है आपका, यही x एक्सिस है ना, ये आपका x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे कितना लोगे 1, देखिए यहाँ 1 है, और y एक्सिस पे कितना लीजिएगा 5, तो 5 देखिए कहाँ है, 1 2 3 4 5 ये है, और वो x होना चाहिए 1, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 5, नहीं। अब तीसरा है 3 और 9, x है 3, आगे वाला हमारा x है, पीछे वाला y है, तो x है 3, यहाँ आ जाओ, y 9 यहाँ पर है, यही है ना भाई। अब इस तीनों को अगर मीट करो आप तो देखोगे आप कि क्या जाने वाला है, सरल रेखा। ये तीसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये पहला पॉइंट। तो आप इस पर ना जितना भी x का वैल्यू रखना चाहो रखो और y का वैल्यू निकाल के इस तरह से कोऑर्डिनेट बनाते चले जाओ, और फिर जब सब पॉइंट को अगर मीट करोगे, मिलाओगे, तो आप देख लोगे कि वो क्या आ गया, एक स्ट्रेट लाइन आ गया, सरल रेखा आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो समीकरण है वो किसको व्यक्त कर रहा है, सरल रेखा को व्यक्त कर रहा है। ओके, तो याद रखना कि ये समीकरण या फिर इससे मिलता जुलता जितना भी इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन या इससे मिलता जुलता जितना भी समीकरण होगा, सबका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो जब भी इसको देखोगे क्या याद आएगा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अगर कहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर ऐसा इक्वेशन देख लीजिएगा तो इसको देख के क्या याद आने वाला है, हो सर इसको देख के तो समोसा याद आएगा, बहुत दिन से नहीं खाए हैं, ये समोसा लग रहा है। ये सर्किल का समीकरण है, इसमें x का वैल्यू पुट करो, y निकालो, x का वैल्यू पुट करो, y निकालो, x का वैल्यू पुट करो, y निकालो, 10-15 वैल्यू निकालो या 5-6 वैल्यू निकालो, और फिर सब को तुम यहाँ पर लोकेट करो, यहाँ पर सारे पॉइंट को रखो और उसके बाद उसको ना सबको मिला दो। मिलाओगे तो देखोगे सर्किल आया है, कहीं पर भी आ सकता है, यहाँ पर 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 आ सकता है। तो इसको देख के आपको क्या याद आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से मिलता जुलता जितना भी समीकरण है सबका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका ग्राफ क्या होने वाला है, सर्किल। अच्छा, ऐसा लिखा हुआ रहेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अगर ये लिखा हुआ है तो ये समझ रहे हैं किसका इक्वेशन है, जानते ही होंगे आप लोग, ये पैराबोला का इक्वेशन है। अगर ऐसा कुछ दिखा तो इसका कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। पुट कीजिए ना, इसमें x का कुछ वैल्यू रखिए, y निकालिए, x का वैल्यू कुछ रखिए, y निकालिए। यहाँ पर a कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है, यहाँ पर भी a कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है, 2 3 4 5 कुछ भी कांस्टेंट रहेगा। तो जब x और y निकाल लोगे, सबको जब तुम इसमें एक्सिस पर जब सबको रख कर मिलाओगे तो आपको ऐसा करवाने वाला है। अच्छा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर ऐसा हुआ तो एलिप्स, सर्किल नहीं है ये इलिप्स है। अच्छा, अगर ऐसा रहा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1, यहाँ प्लस की जगह पर अगर माइनस आ गया तो ये किसका ग्राफ है रे, हाइपरबोला का। इस टाइप से होगा, एक इधर एक इधर, और ये तो हुआ वाई एक्सिस, ये हो सॉरी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हुआ। नहीं तो सब कर्व का अपना अपना इक्वेशन है। एक बार फिर से बताइए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को देख कर कौन याद आने वाला है, सरल रेखा। ये सरल रेखा का समीकरण है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये किसका समीकरण है, सर्किल का इक्वेशन है।
अच्छा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax किसका है भाई? पैराबोला का है। इसको हम लोग पैराबोला कहते हैं। इस टाइप का शेप जो रहेगा, इस टाइप का जो डिज़ाइन रहेगा, उसको हम लोग पैराबोला कहते हैं। इस डिज़ाइन को हम लोग क्या कहते हैं? सर्किल कहते हैं। हिंदी में वृत्त कहते हो आप लोग। अच्छा, अगर इस टाइप का डिज़ाइन रहा तो उसको हम लोग इलिप्स कहते हैं, जिसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, अगर इस टाइप का डिज़ाइन अगर रहा तो उसको हम लोग हाइपरबोला कहते हैं। और इसका समीकरण क्या होगा? सिर्फ यहाँ पर माइनस कर देना है इसमें, नहीं तो हर ग्राफ का अपना अपना इक्वेशन है। तो खैर इधर हम अभी नहीं छेड़ने जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन हल्का सा चूँकि मैथमेटिक्स का यूज़ हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा घुस रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं घुस रहे हैं, तो पता चला फिर कल वाला क्लास हो जाएगा। तो खैर इधर ही रहते हैं हम लोग। कहाँ पर थे रे? हाँ, तो हाँ चलो, ये सब चीज़ को ना थोड़ा शॉर्ट करके यहाँ पर आ जाओ। जहाँ पर भी तुमको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिखे, या फिर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से मिलता जुलता जितना भी इक्वेशन दिखे, सबका ग्राफ क्या होगा? सबका ग्राफ क्या होगा? जब x का वैल्यू पुट करोगे y निकालोगे, x का वैल्यू पुट करोगे y निकालोगे, बहुत सारा कोऑर्डिनेट निकाल के जब आप एक्सिस पर रख के मिलाओगे तो कैसा आने वाला है? क्या सर्किल आएगा, क्या पैराबोला आएगा, क्या इलिप्स आएगा, क्या हाइपरबोला आएगा, या क्या स्ट्रेट लाइन आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ओके, बस इतना सा याद रखना है, अभी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ओके, चलो इसको हम हटाते हैं। हो गया? अब चलो देखो, हमने क्या कहा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से मिलता जुलता जितना भी इक्वेशन होगा, सबका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये y क्या है। सब चीज़ एक एक करके सीखते हैं। वेयर यहाँ पर y क्या है रे? तो y तो हमारा एक एक्सिस हुआ भाई, नहीं y एक्सिस रे। अच्छा, x क्या है? x भी हमारा क्या है? एक एक्सिस है। ये दोनों तो एक्सिस हो गया, y और x एक्सिस हुआ। इसी दोनों के बीच में तो हम लोग सरल रेखा खींचेंगे। m क्या है? अब जानते भी होंगे, m होता है क्या भाई? स्लोप। m क्या होता है? m को क्या कहते हैं? स्लोप। स्लोप का हिंदी क्या होता है? ढाल। m का m क्या, यहाँ पर जो m है वो m क्या है? स्लोप। स्लोप स्लोप का मतलब हम लोग क्या कहते हैं? ढाल, इंक्लिनेशन, जो बोलना है आपको। तो m यहाँ पर है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ढाल। ये है क्या? तो सुनिएगा, ये है क्या? ये हमारा एक्सिस हुआ। ये कौन सा एक्सिस लोगे? एक्स एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस हुआ? वाई एक्सिस। अब स्लोप समझा रहे हैं हम आपको। स्लोप क्या है? स्लोप है कि जो भी सरल रेखा आप खींच रहे हो, ठीक है, जो भी सरल रेखा, तो मान लेते हैं ये सरल रेखा हमने खींचा, ये सरल रेखा है। आप ये यहाँ पर भी खींच सकते हो, यहाँ पर भी खींच सकते हो, जहाँ आपकी मर्जी। तो हमने यहाँ पर खींचा, तो ये सरल रेखा को गौर से देखिए और ये देखिए कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है? ये एक्स एक्सिस हुआ पूरा, इधर 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 तो नहीं कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। ये पूरा एक्स एक्सिस हुआ, मान लेते हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है। तो जहाँ पर भी कट करेगा, जहाँ पर भी कट करेगा, उसके राइट साइड को कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में, इस स्ट्रेट लाइन के लिए जहाँ पर भी वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, उसके राइट साइड को कहना पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और लेफ्ट साइड को यहाँ से इधर 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 इस एरिया को, यहाँ से यहाँ तक, इसको कहना नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये समझ में आया? स्ट्रेट लाइन जहां पर भी काटेगा एक्स एक्सिस को, उसके राइट साइड वाले को क्या कहोगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और यहां पर से राइट लेफ्ट वाले को क्या बोलोगे? नेगेटिव एक्स एक्सिस। रुको, देखो दूसरा कोई लेते हैं हम लोग। ये अब मान लेते हैं
स्ट्रेट लाइन ऐसे चला गया। तो सबसे पहले ढूंढो स्ट्रेट लाइन कहाँ है, सरल रेखा कहाँ पर ढूंढो। तो ये स्ट्रेट लाइन हुआ आपका, एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला एक्स एक्सिस हुआ। एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट किया है, ये ना ये तो वाई एक्सिस को काटा है यहाँ पर, एक्स एक्सिस को यहाँ काटा है। तो इसके राइट साइड को, इधर को, इस ये वाले पोर्शन को आप कहिएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस पॉइंट के इस साइड को आप कहिएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन का भी डिस्कवरी तो ऐसे ही हुआ है। देखिए ये एक्स एक्सिस हुआ, ये स्ट्रेट लाइन जिसको आप लोग वाई एक्सिस बोलते हो, ये स्ट्रेट लाइन चूंकि यहाँ पर काटा है तो उसके राइट साइड को आपको, इधर को क्या कहते हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस साइड को क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस। यही तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है रे, कि ये स्ट्रेट लाइन को देख के अगर देखा जाए तो इसको आप मानते हो, यहाँ से लेके इधर वाले को मानते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर वाले को आप लोग मानते हो नेगेटिव एक्स एक्सिस। लेकिन अगर इस स्ट्रेट लाइन को छोड़ के अगर इस स्ट्रेट लाइन को माने तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कट कर रहा है, और अगर यहाँ पर कट कर रहा है तो इसके राइट साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस पॉइंट के इधर वाले को क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस किसके रिस्पेक्ट में हुआ, इस स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में हुआ। नहीं तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस समझ में आया। एक बार फिर से बोल देते हैं, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहां पर भी कट करेगा उसके राइट साइड को आप कहिएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और उसकी उस पॉइंट के बाएं साइड को, लेफ्ट साइड को आप कहिएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस का यहां पर कोई रोल नहीं है अभी, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहां पर भी कट करेगा उसके राइट साइड, उसके दाहिने साइड को आप कहिएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और उसके लेफ्ट साइड को, बाएं साइड को आप कहिएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रेट लाइन, ये जो है, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, तो आप बोलोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन सा, तो ये स्ट्रेट लाइन के लिए पॉजिटिव एक्सिस कौन होगा, ये वाला, ये हो गया, ये हो गया, ये तो नेगेटिव हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में जितना भी कोण बन रहा होगा, यही ना कोण हुआ रे, जितना भी कोण बन रहा होगा, मान लेते हैं इसको थीटा। फिर से बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहां पर नहीं बोलते तो कोई अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस ले सकता था, तो देखो क्या होता, ये स्ट्रेट लाइन है, हम बोलते थे सिर्फ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी आ गया और नेगेटिव एक्स एक्सिस भी आ गया। तो अभी अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लीजिएगा तो ये कोण बना, लेकिन अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस ले लीजिएगा तो इस पॉइंट के राइट साइड को कहा जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन लेफ्ट साइड को कहा जाता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस ये हुआ और स्ट्रेट लाइन ये हुआ, तो दोनों के बीच में कोण ये है, और आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये कोण और ये कोण बिल्कुल अलग है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच में कोण अलग चीज हुआ, और नेगेटिव एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल, कोण अलग चीज हुआ। तो कौन सा कोण आप ले रहे हो ये एकदम क्लियर कर दीजिएगा। तो यहां पर हम लोग एकदम क्लियर कर रहे हैं कि हम लोग जो कोण लेंगे वो कितना लेंगे भाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और सरल रेखा के बीच में, नहीं पॉजिटिव एक्स एक्सिस और सरल रेखा के बीच में। ठीक है, तो फिर से बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और सरल रेखा के बीच में, स्ट्रेट लाइन के बीच में जो भी आपका एंगल बन रहा होगा, उसी एंगल में जो 10 लगाइएगा, उसी 10 को मतलब उसी कंप्लीट 10 थीटा को कह दिया जाता है स्लोप। समझ में आया? फिर से बोलते हैं, अच्छे से समझना। एम क्या हुआ भाई, स्लोप। स्लोप मतलब क्या हुआ, ढाल। और ये जो ढाल है, स्लोप है, ये है क्या रे, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच में जितना भी एंगल बन रहा होगा, उसी एंगल में अगर 10 लगा दीजिएगा तो उसी को कह देते हैं हम लोग स्लोप। यही रिप्रेजेंट कर देता है स्लोप को। अब एक क्वेश्चन होगा, सर 10 ही हम लोग क्यों लगाए? ये भी क्वेश्चन जब सीख रहे हैं तो पूरे सीख लेते हैं हम लोग। ये 10 हम लोग क्यों लगाए? साइन क्यों नहीं, कॉस मतलब कोसाइन क्यों नहीं, कॉट क्यों नहीं, सेक क्यों नहीं, कॉसेक क्यों नहीं, 10 ही क्यों? तो एक्चुअली तुम लोग को क्या चाहिए, स्लोप, ढाल, ये ढाल चाहिए। और ये ढाल डिपेंड करता है दो चीज़ पर, परपेंडिकुलर पर और बेस पर। ये जो लंब है जिसको आप लोग पी कहते हो, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, आधार, जिसको आप लोग बेस कहते हो। इसको अब हम हटा देते हैं। यहाँ देखना, ये परपेंडिकुलर हुआ लंब, और ये क्या हुआ, बेस। अगर इस दोनों में से कुछ भी तुम चेंज कर दोगे, ढाल चेंज हो जाएगा। अभी ढाल देखो ऐसा है, ये ढाल बोलो या कोण बोलो, बात बराबर है। ये ढाल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये कोण। कोण अगर बढ़ जाएगा तो ढाल भी बढ़ जाएगा, अलग हो जाएगा। कोण अगर छोटा हो गया, एंगल अगर छोटा हो गया तो ढाल भी अलग हो जाएगा। तो ये जो ढाल है ना,
और ये जो एंगल है ना, ये मतलब देखा जाए तो दोनों एक ही चीज़ है। और ये जो एंगल है और ये जो ढाल है, ये दोनों डिपेंड कर रहा है किस पर भाई? परपेंडिकुलर पर और बेस पर। अगर आप एक काम करिए, परपेंडिकुलर को थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए। पॉइंट यही है, परपेंडिकुलर को थोड़ा बढ़ा दिए। पहले तो यहीं तक था परपेंडिकुलर, लंब यहीं तक था ना, अब यहाँ कर दिए। अब इसको यहाँ पर से मिलाइए तो देखिए अब आपका एंगल बड़ा हो गया, मतलब ये ढाल अब बदल गया। अच्छा, और बड़ा कर दीजिए तो देखिएगा ढाल और फिर बदल गया। इसका मतलब ये जो ढाल है ना, डिपेंड कर रहा है किस पर? परपेंडिकुलर पर। अच्छा, अगर बेस को चेंज कर दे तो भी चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए परपेंडिकुलर हम इतना सही रहने देते हैं, यही परपेंडिकुलर है, ठीक है, हटाते हैं इसको। देखिए इस फिगर को हम यहाँ ला रहे हैं, परपेंडिकुलर इतना ही है, इतना ही करीब करीब होगा। अब बेस देखिए, इसी को ना बेस कहते हो भाई, बेस यहाँ था। अब बेस हम लंबा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मिलाओ तो ये ढाल और ये ढाल, ये तो और झुक गया। तो ये जो ढाल है ना, ये जो ढाल है ना, या फिर ये जो कोण है ना, ये दो चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, परपेंडिकुलर पर और बेस पर। परपेंडिकुलर और बेस में से किसी एक को अगर तुम बदल दोगे तो ये जो ढाल है, ये जो एंगल है, ये जो कोण है, बदल जाएगा। और आप जानते हो कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में संबंध देता है साइन नहीं, कॉस नहीं, कौन? टेन। टेन इज इक्वल टू होता है, टेन इज इक्वल टू होता है क्या भाई? परपेंडिकुलर बाय बेस। या जिस एंगल के लिए आप ले रहे हैं, थीटा ले लो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन हम लोग इसलिए लिए हैं, टेन इसलिए लिए हैं क्योंकि हमको स्लोप को डिफाइन करना है, ढाल को डिफाइन करना है। और इस स्लोप को और ढाल को, ये जो स्लोप है, ये जो ढाल है, ये निर्भर करता है दो चीज़ पर, परपेंडिकुलर पर और बेस पर। और इस परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ता कौन है? टेन। इसी वजह से ढाल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ढाल को व्यक्त करने के लिए हमने साइन को नहीं चुना, कॉस को नहीं चुना, हमने टेन को चुना, क्योंकि टेन जोड़ता है परपेंडिकुलर और बेस को। और इसी परपेंडिकुलर और बेस पर हमारा निर्भर करता है ये ढाल, जिसको आप कहते हो स्लोप। नहीं तो इस स्लोप को व्यक्त करने के लिए परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। और इस परपेंडिकुलर और बेस को चूंकि टेन जोड़ रहा है, इस वजह से हम लोग जहां पर भी स्लोप का बात आएगा, हम लोग टेन थीटा लेंगे, ना कि साइन लेंगे, ना कि कोसाइन लेंगे, ना कि सेक लेंगे, कॉसेक लेंगे या कॉट लेंगे। हम लोग कौन सा लेंगे भाई? टेन। अब आपको क्लियर हुआ ना कि यहां पर टेन ही क्यों लिया जाता है? चलो आगे बढ़े हम लोग। तो स्लोप क्या था भाई? m जो है हमारा स्लोप। स्लोप के बारे में हमने क्या कहा कि जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो स्लोप किसको बोलोगे? कोई भी स्ट्रेट लाइन, यही स्ट्रेट लाइन लेते थे, मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन जहां पर भी कट करेगा एक्स एक्सिस को, उसके राइट साइड को कहिएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस पॉइंट के लेफ्ट को क्या कहिएगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में जितना भी एंगल बनेगा, जितना भी कोण बनेगा, उसी के टेन को, टेन समझ रहे हो ना क्यों? टेन क्यों लेंगे समझ में आ रहा है? अभी तुरंत आपको एक्सप्लेन कर दिए कि टेन ही क्यों लेना है। ओके, तो इस एंगल के टेन को कहा जाता है स्लोप। तो स्लोप किसको बोलोगे भाई? स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में बनने वाला जो कोण है, उसी के टेन को स्लोप कहा जाता है। क्योंकि जैसे टेन लगाइएगा तो वो परपेंडिकुलर और बेस ला देगा, और इसी परपेंडिकुलर और बेस से फटाक से आपको ढाल पता चल जाएगा, और उसी ढाल को तो स्लोप कहा जाता है। नहीं तो ये स्लोप क्या है भाई? ये स्लोप क्या है? अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो स्लोप है आपका टेन ऑफ द एंगल, टेन ऑफ द एंगल, है ना? टेन है उस एंगल का, है ना? और वो एंगल किसके किसके बीच में बन रहा है जी? स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो टेन ऑफ द एंगल बिटवीन थोड़ा और ऊपर कर यार, नीचे आप लोग को दिखेगा भी नहीं फिर। देखो यहाँ पर y क्या था हमारा भाई? एक्सिस,
एक्स हमारा क्या था, एक्सिस, और हमारा जो m है ये है स्लोप। और स्लोप भी क्या होता है, 10, है ना। स्लोप जब भी रिप्रेजेंट करेंगे, स्लोप जब भी हम लोग बोलेंगे तो हम लोग साइन कॉस से नहीं, किससे करेंगे, 10 ऑफ द एंगल। और एंगल किसके बीच में होना चाहिए, बिटवीन 10 ऑफ द एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड पॉजिटिव एक्सिस, बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप। नहीं कोई दिक्कत, स्लोप। तो यहाँ पर y हमारा क्या है, एक्सिस है, x क्या है, एक्सिस है, m हमारा क्या है भाई, स्लोप है। और स्लोप भी क्या होगा, तो 10 होगा। स्लोप क्या होगा, 10 होगा। और 10 भी किसका भाई, तो एंगल का। और किस एंगल किसके किसके बीच में होना चाहिए, तो एंगल होना चाहिए स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होगा भाई, तो ये स्ट्रेट लाइन जहां पर भी कट करेगा एक्स एक्सिस को, उसके राइट साइड को कह देना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और उसके लेफ्ट वाले को कह देना है नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इधर से एंगल मत लीजिएगा, ये एंगल नहीं लेना है आपको, इस एंगल का 10 लेना है। इसी एंगल का 10 को हम लोग क्या कह देंगे, स्लोप। तो अगर हिंदी में लिखना है तो आप क्या बोलिएगा, स्ट्रेट लाइन तथा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच बने कोण के 10 को स्लोप कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तथा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच बने कोण के 10 को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो अभी अगर एंगल थीटा है तो आपका जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, 10 थीटा। सबसे नीचे में लिख दीजिएगा इज इक्वल टू 10 थीटा। तो m यहाँ पर है स्लोप, और स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 थीटा। और ये स्लोप क्या है पूरा यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, अब एक चीज बचा, c। y समझ गए, m समझ गए, x समझ गए, अब c हमको c समझना है। तो c होता है y इंटरसेप्ट। देखो अब इधर आ जाते हैं हम लोग, C हमारा है क्या भाई, y इंटरसेप्ट, या फिर इसको आप कह सकते हो कट्स ऑन y एक्सिस। कट्स ऑन y एक्सिस। देखो अब ये कट्स ऑन y एक्सिस क्या है, थोड़ा समझिएगा अच्छे से। जैसे ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो स्लोप जानने के लिए, स्लोप को डिफाइन करने के लिए आपने क्या किया, स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस को देखा, मतलब एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेट किया। लेकिन अब हमको देखना है सी, तो सी के लिए ना आप वाई एक्सिस पर ध्यान डालोगे। वाई एक्सिस पर कैसे, तो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जहां पर भी कट करेगा, एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है। देखो यही है ना एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है भाई, इस पॉइंट पर कट कर रहा है। लेकिन वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, यहां, यही है ना वाई एक्सिस, तो यहां पर कट कर रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जहां पर भी कट करेगा, उस पॉइंट और ओरिजिन के बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा उसी को कहा जाता है वाई इंटरसेप्ट। तो क्या लिखा हुआ है, वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब क्या हुआ रे, टुकड़ा। कट्स ऑन वाई एक्सिस, कट्स मतलब वही कटा, टुकड़ा, ऑन मतलब पर, किस पर, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर वो कितना सा काटा है, तो वाई एक्सिस पर इतना सा काटा है, तो इसी को कहा जाता है सी। समझ में आया। तो सी किसको बोलोगे, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट मतलब रे कट्स ऑन वाई एक्सिस। और उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो हमारा स्ट्रेट लाइन, सपोज करिए स्ट्रेट लाइन अब इस बार ये है, तो स्ट्रेट लाइन सरल रेखा वाई एक्सिस को जहां पर भी कट करेगा, वाई एक्सिस को बोलिए कहां पर कट कर रहा है, यहां पर। ओरिजिन कहां पर है, ये है। तो वाई एक्सिस पर जहां पर भी कट करेगा और ये जो ओरिजिन है, इस दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोल देंगे सी, मतलब वाई इंटरसेप्ट। अब ये स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं ऐसे कट कर दिया, स्ट्रेट लाइन ऐसे कट कर दिया। तो अब ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जो काटा है तो एक्स एक्सिस पर काटा है, इससे स्लोप निकालना।
ढाल निकालना, और सी निकालना चाहते हो तो यहाँ से काम नहीं चलेगा। वाई एक्सिस को देखो तो वाई हमारा ये एक्सिस है और यहाँ कट कर रहा है, तो ये हुआ हमारा वाई एक्सिस पर कट्स, और ओरिजिन कहाँ है हमारा, यहाँ है ओरिजिन। तो इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा सी। इस बार सी निगेटिव चला गया, इस बार सी निगेटिव चला गया। इसमें सी क्या था, पॉजिटिव था, इस बार भी ओरिजिन से ऊपर था तो इसमें भी सी पॉजिटिव था, लेकिन इसमें इस बार सी क्या हो गया, निगेटिव हो गया, क्योंकि ओरिजिन के नीचे है। तो अच्छा अगर ऐसा हो जाता, ऐसा बिल्कुल ओरिजिन से चला जाता, तो बताइए ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, यहीं पर कट कर रहा है, ये यहीं पर, यहाँ पर, और यही ओरिजिन है। तो ओरिजिन पर ही काटा, और ओरिजिन भी वही है, तो ओरिजिन से ओरिजिन तक की ओरिजिन से ओरिजिन तक की दूरी कितना होगी, 0। तो यहाँ पर c इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अगर c 0 हुआ, मतलब समझ लो कि वो जो स्ट्रेट लाइन है ना, वाई एक्सिस को ना तो ऊपर काटा है ना तो नीचे काटा है, बिल्कुल ओरिजिन पर काटा है। अगर c पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब है कि c पॉजिटिव बता रहा है कि वो वाई एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर काट रहा है, नहीं। और अगर c निगेटिव हो गया, इसका मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को ओरिजिन के नीचे काटा। c समझ में आया? तो c को आप क्या कहिएगा, y इंटरसेप्ट। c को क्या बोलना है, y इंटरसेप्ट। और ध्यान रखना, c को बोलना है y इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस पर वो कहाँ पर काटा है, y एक्सिस पर कितना सा टुकड़ा काटा है, और उसको निकालेंगे कैसे। तो y एक्सिस पर स्ट्रेट लाइन जहाँ पर भी कट करेगा वहाँ से ओरिजिन तक का डिस्टेंस ले लेंगे, दूरी ले लेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे c। अच्छा c, तीन चीज़ अभी आप लोग देखें, c या तो पॉजिटिव होगा, या तो निगेटिव होगा, या तो 0 होगा। तीनों केस अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा समझ में आ रहा है, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब आप ही लोग बोलिए, अगर c पॉजिटिव है तो c पॉजिटिव का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, या फिर y एक्सिस ये ओरिजिन के नीचे से जाएगा, या ओरिजिन के ऊपर से जाएगा, ऊपर से जाएगा। अब जल्दी देखिए, स्ट्रेट लाइन कहाँ है, ये है। y एक्सिस कहाँ है भाई, ये है। कहाँ पर y एक्सिस को काटा है, यहाँ पर काटा है। ओरिजिन कहाँ है, यहाँ है। इस दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग c कहते हैं, तो यही हुआ हमारा c। चूंकि ओरिजिन के ऊपर है तो c प्लस, तो एकदम दिमाग में आप डाल लो, जब भी c प्लस देखोगे, जब भी c को प्लस देखोगे, तुम स्ट्रेट लाइन को ओरिजिन के ऊपर से लेके जाना है। अभी तो ये बता रहे हैं, अभी ट्रिक बताएंगे मैं आपको कि कैसे फटाफट ग्राफ हमको खींचना है। इतना टाइम थोड़े है हम लोग को हर बार ग्राफ देखने के लिए, हर बार चीज, बस एक बार अच्छे से समझ रहे हैं। अभी देखिएगा कितना स्पीड से हम लोग ग्राफ खींचने वाले हैं, ओके। केस देखेंगे, दन से ग्राफ खींचने वाले हैं। तो वो सब पॉइंट हम जमा करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर सी पॉजिटिव देखोगे, अगर पॉजिटिव देखोगे तो ग्राफ को कहाँ से लेके जाओगे, ऊपर से। अगर सी 0 हुआ, सी 0 हो रहा है, सी मतलब वाई इंटरसेप्ट, मतलब वाई इंटरसेप्ट पर वो कहीं पर भी नहीं काटा है जी। तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, वो जो टुकड़ा है ना, टुकड़ा कहीं पर नहीं काटा। ये तभी हो सकता है जब वो ओरिजिन से गुजरे, क्योंकि टुकड़ा का जो दूरी हम निकालते हैं, जहां पर भी काटेगा वहां से ओरिजिन तक का दूरी हम निकालते हैं। अब बोल रहा है कि नहीं वो दूरी 0 है, इसका मतलब है कि ओरिजिन पर ही काटा है। तो अगर c इज इक्वल टू 0 रहा, तो c इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये ग्राफ ओरिजिन से ही चला जाए, नहीं। तो ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है, और ये ओरिजिन पर ही अगर काटता है तो ओरिजिन से ओरिजिन तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो माइंड में फिर से सेट करो, अगर c इज इक्वल टू 0 हुआ तो आंख बंद करके ग्राफ को कहाँ से लेके जाएंगे, ओरिजिन से लेके चले जाएंगे, ओके। c पॉजिटिव हुआ तो कहाँ से रे, ओरिजिन के ऊपर से लेके जाना है ग्राफ को। और अगर c इज इक्वल टू 0 हुआ तो ओरिजिन से लेके जाना है। और आप समझ ही रहे हैं कि अगर c निगेटिव हो गया तो, अगर c मान लेते हैं ये हमारा y एक्सिस हो गया, सॉरी x एक्सिस, और ये y एक्सिस। अगर c निगेटिव का मतलब क्या हुआ, जो y पर का जो टुकड़ा है ना वो निगेटिव हो रहा है, और निगेटिव तभी होगा जब ओरिजिन के नीचे चला जाए, मतलब ऐसे। तो अब बताइए ये स्ट्रेट लाइन कौन सा, ये स्ट्रेट लाइन हुआ, y एक्सिस कहाँ है, ये है y एक्सिस। अब y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है बताइए, यहाँ पर कट कर रहा है। ओरिजिन कहाँ पर है, ये है ओरिजिन। दूरी निकालिए तो नीचे जा रहा है, और अगर नीचे जा रहा है तो ओरिजिन के नीचे वाला डिस्टेंस को हम लोग जनरली y एक्सिस पर क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो ये हमारा निगेटिव हो गया। और ओरिजिन से y एक्सिस को जहाँ पर भी काटा है उस दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, c। तो यहाँ पर c कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो c जब भी निगेटिव देखोगे, आप ग्राफ को कहाँ लेके जाओगे, ओरिजिन से नीचे। तीनों केस समझ में आ गया आपको। अगर c पॉजिटिव हुआ तो ओरिजिन के ऊपर से, c अगर 0 हुआ तो ओरिजिन से, और c अगर निगेटिव हो गया तो ओरिजिन के नीचे से, है ना। c अगर पॉजिटिव हो गया तो ओरिजिन के ऊपर से, c अगर 0 हो गया तो ओरिजिन से, और अगर c निगेटिव हो गया तो
ऑरिजिन के नीचे से। अब आप बताइए y इज इक्वल टू mx प्लस सी का हर एक चीज़ समझ में आ गया। y हमारा क्या है रे, एक्सिस है, x हमारा क्या है, एक्सिस है, m हमारा क्या है, स्लोप, ढाल। और ढाल कैसे निकालेंगे, तो वो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव x एक्सिस से जितना भी एंगल बनाएगा उसी एंगल में क्या लगा देंगे, 10। और c हमारा क्या है, y इंटरसेप्ट, मतलब वो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पर कितना सा टुकड़ा काटा। और उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, y एक्सिस को वो जहाँ पर भी कट करेगा वहाँ से ऑरिजिन तक का डिस्टेंस ले लेंगे। अगर c पॉजिटिव हुआ तो ऑरिजिन के ऊपर से ग्राफ जाएगा, अगर c 0 हुआ तो ऑरिजिन से जाएगा, और अगर c निगेटिव हो गया तो फिर ऑरिजिन के नीचे से। ठीक है, अब चलिए हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। चलो अब हम लोग ग्राफ पहले खींच लेते हैं। तो देखो इसमें सारा का सारा पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया है ना। y हमारा क्या है भाई, एक्सिस है, x हमारा क्या है, एक्सिस है, m हमारा क्या है, स्लोप। और स्लोप क्या है, एक बार फिर से हम लोग को याद आ गया कि स्लोप क्या है भाई, स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव x एक्सिस के बीच में जितना भी कोण बनेगा उसी में 10 लगा देना है। और c हमारा क्या है भाई, c हमारा है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब वो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पर कितना सा टुकड़ा काट रहा है। और ये कैसे निकालेंगे रे, तो जहाँ पर भी y एक्सिस को काटेगा वहाँ से ऑरिजिन तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग ले लेंगे c। हाँ, c अगर पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ जाएगा ऑरिजिन के ऊपर से, अगर c निगेटिव हो गया तो ऑरिजिन के नीचे से, और अगर c 0 हुआ तो ऑरिजिन से। अभी देखो बहुत मज़ा आने वाला है, हम लोग बहुत सारा ग्राफ खींचने वाले हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं लेना है, ये तो बस हम अच्छे से समझा दे रहे हैं। उसका फटाफट हम लोग को ग्राफ खींचना है। केस अलग अलग केस बना के, सी पॉजिटिव करके, स्लोप को पॉजिटिव करके, निगेटिव करके हम लोग बहुत सारा ग्राफ खींचने वाले हैं, ताकि अगर हमको कहीं पर भी कोई इक्वेशन मिल जाए उसमें सी पॉजिटिव मिल सकता है, स्लोप निगेटिव मिल सकता है, मतलब जो भी मिल जाए तो उसका ग्राफ हम लोग तुरंत खींच लें। हम लोग को वो पावर अभी जनरेट करना है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ खींच लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ये ले लेते हैं हम लोग y एक्सिस, और ये ले लेते हैं हम लोग x एक्सिस। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। तो जब भी तुम y इज इक्वल टू mx प्लस सी देखोगे या y इज इक्वल टू mx प्लस सी से मिलता जुलता अगर कोई भी इक्वेशन देखोगे तो इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लीजिए हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, ये है ना, उसको देख के हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया। अब देखिए सबको डिफाइन कीजिए, स्लोप और y इंटरसेप्ट को। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कहाँ पर कट किया है रे, यहाँ पर कट किया है। नहीं तो जहाँ पर भी कट करेगा उसके राइट साइड को पॉजिटिव x एक्सिस बोलना है, लेफ्ट को निगेटिव x एक्सिस बोलना है। तो हमको कौन लेना है, पॉजिटिव x एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच में। तो ये हमारा पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन, ये हमारा पॉजिटिव x एक्सिस। तो इस दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है और इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ पर जो m है, ये जो m है, m क्या है भाई, स्लोप है। और स्लोप क्या होता है, स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव x एक्सिस के बीच में जितना भी एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है तो थीटा लिख दिए, और उसी में क्या लगा देना है, 10। तो यहाँ पर हमारा थीटा एंगल था, उसी में 10 लगा दिए, तो वो क्या निकल गया, स्लोप। और इसको सूचित हम लोग करेंगे m से। अच्छा c निकालो, c। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन हुआ। स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है। वहाँ से ऑरिजिन तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, c। तो ये आपका हो गया c। ओके, तो ये हुआ हमारा स्ट्रेट लाइन, ये हुआ हमारा स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव x एक्सिस के बीच में एंगल। इसी से हम लोग को ढाल पता चला कैसे रे, तो इसी में हम लोग क्या लगा दिए, 10। तो हम लोग को मिल गया स्लोप, जिसको सूचित करते हैं m से। और c हमारा y इंटरसेप्ट था, तो y इंटरसेप्ट भी हमने दिखा दिया कि भाई ये y एक्सिस पर ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर कट किया है, और इसके और ओरिजिन के बीच में डिस्टेंस इतना सा है, और इसी को कहते हैं c। तो ये हो गया c। ठीक है, c अगर पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ ओरिजिन के ऊपर से, c अगर निगेटिव रहा तो ओरिजिन के नीचे से, अगर c 0 हुआ तो ओरिजिन से। ये तो c का केस तुम लोग देख लिया। अभी हम स्लोप का केस दिखाते हैं, तब फटाफट ग्राफ खींचेंगे। फिलहाल आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। इसको अब हम हटाते हैं। सी का केस तो आप लोग देख लिए हो। सी अगर पॉजिटिव हुआ तो ऑरिजिन के ऊपर से, सी अगर निगेटिव हुआ तो ऑरिजिन के नीचे से,
और C अगर 0 हुआ तो बिल्कुल ओरिजिन से ग्राफ जाएगा। अब स्लोप का केस देखना है हमको कि स्लोप अगर पॉजिटिव हुआ, स्लोप अगर निगेटिव हुआ, तब फिर क्या होगा। स्लोप के बारे में अभी हम लोग नहीं देखेंगे, बस स्लोप जान लिए हैं कि हाँ स्लोप स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में बनने वाला एंगल के tan को लेंगे, लेकिन स्लोप का केस अभी देखना ज़रूरी है। अब देखिए कैसे हम लोग स्लोप का केस देखते हैं। आप लोग क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, क्या याद किए हुए, ऑल साइन tan कॉस, यही पढ़े हो ना भाई। क्वाड्रेंट मेरे ऑल साइन tan कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ये, इसमें सारा का सारा, ऑल मतलब कौन, साइन हो, कॉस हो, tan हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, सब क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होता है ये सब का घर हुआ। लेकिन ये घर किसका है, सिर्फ साइन का और कॉसेक का। मतलब इस क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में ये जो आपका है, इसमें साइन और कॉसेक जो होगा वो क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। अब बाकी जो 4 है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। 0, ये एंगल हमारा कितना हुआ भाई, 0 से लेके 90, तो 0 से 90 के बीच में सारा का सारा पॉजिटिव, 6 का 6। और 90 से 180 के बीच में कौन होगा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब इसमें हमारा tan जो है ना वो निगेटिव होने वाला है। tan क्या होने वाला है, निगेटिव। tan से हमको मतलब है, तो साइन और कॉसेक तो प्लस होगा, लेकिन tan हमारा क्या होगा, माइनस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट क्या हो जाता है भाई, tan और कॉट हो जाता है पॉजिटिव, अब बाकी सब हो जाता है निगेटिव। और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाता है और बाकी सब क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो चलो यहाँ पर इसको और इसको थोड़ा सा गौर करो, इसमें तो सब पॉजिटिव होगा रे, साइन हो, कॉस हो, tan हो, कॉट हो, सब पॉजिटिव होगा। हाँ, इसमें साइन और कॉसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, बाकी सब माइनस होगा, निगेटिव होगा। मतलब हमारा tan जो है ना वो निगेटिव होगा। तो अब यहाँ से कुछ बात आप लेके जाओ, वो ये कि 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर एंगल रहा तब तो हमारा tan पॉजिटिव होगा। अच्छे से दीजिएगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर एंगल रहा, 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो हमारा tan जो है ना उसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन जैसे 90 डिग्री आएगा तो आप जानते हो कि 90 डिग्री पे tan जो होता है वो अनडिफाइंड होने लगता है। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में tan हमारा पॉजिटिव होगा, लेकिन जैसे 90 से 180 के बीच में गया, 90 ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से आप बढ़ोगे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ये 90 डिग्री आया। लेकिन 90 डिग्री से जैसे बढ़िएगा तो ये जो इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाइएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारा tan तो नेगेटिव होता है। तो जैसे आप 90 डिग्री से अबव जाइएगा तो आपका tan क्या होने लगेगा, माइनस होने लगेगा। तो 90 से 180 के बीच में हमारा tan क्या होने लगेगा भाई, माइनस होने लगेगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर रहिएगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर रहा एंगल तो tan हमारा पॉजिटिव, और 90 से 180 के बीच में रहा तो tan नेगेटिव। और इसी tan को तो हम कहते हैं स्लोप, इसी tan को तो हम लोग कहते हैं स्लोप, हैं, इसी tan को हम लोग स्लोप कहते हैं, इसी tan को स्लोप कहते हैं। तो दिमाग में डालो बात कि अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर एंगल रहा तो हमारा tan प्लस होगा, tan प्लस को ही मतलब tan को ही हम लोग स्लोप कहते हैं। और 90 से अगर एबव हो गया, 90 डिग्री से जैसे ऊपर चला गया तो tan हमारा माइनस हो जाएगा और इसी को कहा जाता है स्लोप। ओके, अब उल्टा, अगर हमारा ये जो m पॉजिटिव रहा मतलब हमारा tan पॉजिटिव होगा, और अगर tan पॉजिटिव हुआ मतलब एंगल जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में रहना। इधर से चले थे, अब उल्टा चलो, अरे 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा तो आपका tan पॉजिटिव होगा, m पॉजिटिव होगा। उल्टा, अगर m ही पॉजिटिव है तो इससे आपको क्या इशारा मिल रहा है, तो अगर m पॉजिटिव है तो इससे इशारा मिल रहा है कि एंगल जो होने वाला है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होने वाला है। और अगर 90 से 180 के बीच में रहा तो हमारा tan निगेटिव होगा, मतलब हमारा स्लोप जो है वो निगेटिव होगा। उल्टा, अगर स्लोप निगेटिव हुआ तो एंगल 90 से 180 के बीच में होगा। अब लास्ट और फाइनल पॉइंट अच्छे से समझिएगा, इस चीज को अप्लाई करो। अब ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अगर किसी इक्वेशन में स्लोप को तू पॉजिटिव देख लिया तो स्लोप पॉजिटिव मतलब एंगल हमको रखना है 0 से 90 डिग्री के बीच में, इसके बीच में है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन ऐसा जाएगा, या नहीं तो ऐसे जाएगा, या नहीं तो ऐसे जाएगा, या नहीं तो ऐसे जाएगा, ये जाएगा। एंगल देखिए सब जो है ना 90 से क्या है, कम है ना, देखो तो सारा एंगल 90 डिग्री से कम है। लेकिन हाँ, ऐसा स्ट्रेट लाइन कब खींचना,
जब हमारा 10 स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्लोप अगर पॉजिटिव हुआ तो आपको स्ट्रेट लाइन हमेशा खींचना है, ये जो हमारा वाई एक्सिस है उससे हमेशा इधर एंगल को हमेशा 90 डिग्री से क्या करना है, कम रखना है। लेकिन अगर स्लोप अगर माइनस हो गया तब आपका स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं जाएगा, उसका एंगल आपको 90 डिग्री से एभव करना पड़ेगा। एभव का मतलब रे ऐसे, ऐसे या फिर ऐसे नहीं, ऐसे जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा। आप समझे? अगर स्लोप आपका पॉजिटिव हुआ, स्लोप अगर पॉजिटिव हुआ तो स्ट्रेट लाइन को 90 डिग्री से बिलो रखना है, और अगर स्लोप अगर आपका माइनस हो गया तो आपको स्लोप को क्या रखना है, 90 डिग्री से एभव लेके जाना है, मतलब स्ट्रेट लाइन आपका ऐसा चला जाएगा। ठीक है, छोड़ यार मैथमेटिक्स, अब हटा, हम लोग का अपना ट्रिक याद रखना। ये तो समझा दिए हम आपको पूरा मैथमेटिक्स से, आप ट्रिक सुनो, आप फटाफट 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 ग्राफ खींचना। सुन, अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ तो फायरिंग ऊपर, समझ में आया? अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ तो फायरिंग ऊपर, फायरिंग ऊपर मतलब देखना, फायरिंग ऊपर हो रहा है, मतलब 90 डिग्री से कम रखना है। तो 90 डिग्री से कम रखना है, हम समझ गए। कोई अगर पूछेगा तो हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन हाँ जल्दी से अगर ग्राफ हमको बनाना है तो उतना कौन अब देखेंगे 90 क्या है नहीं है, डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे। अगर स्लोप आपका पॉजिटिव हुआ, एम अगर पॉजिटिव हुआ, स्लोप अगर पॉजिटिव हो गया, अरे यार स्लोप अगर पॉजिटिव हो गया, तो स्लोप अगर पॉजिटिव हो गया तो आप फायरिंग कहाँ करोगे, ऊपर, ऐसे ग्राफ खींचना, ऐसे। अगर स्लोप निगेटिव हो गया है ना, स्लोप निगेटिव होगा तब तो ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, तो हम लोग ऐसे बोल रहे हैं तो ऐसे खींचेंगे। फायरिंग नीचे, फायरिंग ऊपर कब करना है, जब स्लोप आपका पॉजिटिव हो गया। फायरिंग नीचे कब करना है, जब आपका स्लोप निगेटिव हो जाए। समझ में आया? फायरिंग ऊपर कब करना है, स्लोप जब पॉजिटिव हो जाए, और अगर स्लोप निगेटिव हो गया तो फायरिंग नीचे। यहाँ से यही 2 पॉइंट लेके जाना है आपको। अगर स्लोप पॉजिटिव हम देखें, फायरिंग ऊपर, अगर स्लोप निगेटिव हम लोग देखें, फायरिंग नीचे। ठीक है, अब देखो इसका क्या मज़ा आता है इक्वेशन में। देखना इसको, अब आप लोग कॉपी वॉपी रेडी रखो, एक हम बनाएंगे, ठीक है, या 2 बना देते हैं चलो, लेकिन उसके बाद तू लोग बनाना, कोशिश करना, कॉपी वॉपी रेडी रखो तुम लोग। देख, पहला केस ले रहे हैं, हाँ, केस 1, और केस 1 कह रहा है व्हेन, मतलब जब एम भी आपका पॉजिटिव हो और सी भी आपका पॉजिटिव हो। पहला केस समझ में आ गया? वाई एम हमारा पॉजिटिव होगा और सी भी पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहे हैं, ऐसा इक्वेशन आ गया, वाई इज इक्वल टू +2x + 3, या फिर प्लस छोड़ना, यहाँ पर, यहाँ नहीं है कुछ है तो प्लस है। तो देखिए ये यही एम है, यही एम था, एम के जगह पे 2 आया है जो कि प्लस दिख रहा है एम को, और सी भी प्लस है, तो एम भी आपका पॉजिटिव है, एम भी पॉजिटिव है और सी भी क्या है, पॉजिटिव है। तो हम क्या बोल रहे हैं, एम अगर पॉजिटिव देखेगा तो फायरिंग ऊपर, और सी अगर पॉजिटिव देखेगा, सी अगर पॉजिटिव देखेगा तो ऑरिजिन के ऊपर से। सी का कहानी हम आपको पहले बता चुके हैं, है ना? अगर सी पॉजिटिव हुआ तो ऑरिजिन के ऊपर से, सी अगर नेगेटिव हुआ तो ऑरिजिन के नीचे से, और अगर सी 0 हुआ तो ऑरिजिन से। तो ये अलग चीज़ बता रहा है, ये अलग चीज़ बता रहा है। ये बता रहा है फायरिंग ऊपर करना है कि नीचे करना है, और ये बता रहा है कि आपको ऑरिजिन के ऊपर से जाना है या नीचे से जाना है या ऑरिजिन से जाना है। तो स्लोप का पॉजिटिव होना बता रहा है कि फायरिंग ऊपर, सी का पॉजिटिव होना बता रहा है कि ऑरिजिन के ऊपर से। तो आप देखिए, ये हम ले लेते हैं एक्स वाई एक्सिस, और ये हमारा एक्स है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले बोलो फायरिंग कहाँ करेगा, ऊपर। ऑरिजिन के नीचे से कि ऑरिजिन के ऊपर से? तो ऑरिजिन के ऊपर से फायरिंग ऊपर कर दे तो ग्राफ होगा ऐसा। देखो फायरिंग ऊपर और ऑरिजिन के ऊपर से चला गया, हो गया ग्राफ। अच्छा, केस 2, when m इज इक्वल टू पॉजिटिव, m अभी पॉजिटिव कह रहा है लेकिन c बोल रहा है कि 0 हो गया। ओए समझ गए होगे तुम लोग। ये इक्वेशन एग्जांपल दिखा देते हैं हम आपको कैसा होगा। y इज इक्वल टू 2x + 0, ये कुछ भी नहीं दे सकता है, y इज इक्वल टू सिर्फ 2x दे सकता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2x + 0। तो हम देख रहे हैं कि स्लोप यही होता है स्लोप, y इज इक्वल टू mx + c। तो m के जगह पे 2 है और वो पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन c कितना है, 0। तो हम जानते हैं इसका ग्राफ क्या होने वाला है। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हुआ। अब तू लोग दम लगा,
क्या करेगा बोल? एम यहाँ क्या है? पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप का पॉजिटिव होना मतलब क्या हुआ? फायरिंग कहाँ करना है? ऊपर। और C0 का मतलब क्या हुआ रे? कहाँ से? ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन यहाँ है और स्लोप पॉजिटिव, फायरिंग ऊपर, तो फायरिंग ऊपर हो गया। नहीं, केस 3, केस 3 है व्हेन m इज इक्वल टू पॉजिटिव लेकिन c हमारा हो जाए निगेटिव। m क्या है? पॉजिटिव, और c हमारा हो जाए निगेटिव, तब क्या होगा? तो देखो m पॉजिटिव अभी भी बता रहा है कि फायरिंग ऊपर करना है, और c निगेटिव बता रहा है कि ऑरिजिन के ऊपर से नहीं, ऑरिजिन से नहीं, ऑरिजिन के नीचे से। तो ऑरिजिन के नीचे से ग्राफ कैसे खींचोगे बोलो? इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि अब हम लोग को ऑरिजिन के नीचे जाना है ना। देखो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। m का पॉजिटिव होना फायरिंग ऊपर, तो सेट कर लिए फायरिंग ऊपर करना है, लेकिन c नेगेटिव बोल रहा है ऑरिजिन के नीचे से, तो ये ऑरिजिन के नीचे, फायरिंग अभी भी ऊपर होगा। ये 3 केस हो गया, ठीक है। तो चलो इसका इसका हम ये नहीं बताया आपको, एग्जाम्पल ले लो कोई भी, जैसे y इज इक्वल टू 2x ही बार बार ले रहे हैं, तो 2x माइनस 3 ले लेते हैं। तो देखिए स्लोप, यही स्लोप है जो कि पॉजिटिव दिख रहा है, और c यहाँ पर रहता है, यही ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो c हमारा यहाँ पर है, c देखिए क्या आ रहा है? माइनस। पहला में c क्या था? पॉजिटिव, दूसरे में क्या था? C0। तो ये ग्राफ है, जब पॉजिटिव था तो ऑरिजिन के ऊपर से, जब जीरो था तो ऑरिजिन से, और c जब माइनस हो गया तो ऑरिजिन के भी नीचे से, और तीनों में स्लोप प्लस है, तो फायरिंग ऊपर, फायरिंग ऊपर, फायरिंग ऊपर। चल बना, या नहीं तो जो है स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो देखो, अगला केस, केस नंबर कौन सा रे? 4। अब इस बार कर देते हैं m निगेटिव, और c क्या है? पॉजिटिव। तो समझ रहा है ना m निगेटिव से क्या होगा? m निगेटिव से क्या? फायरिंग ऊपर या फायरिंग नीचे? कहाँ यार? फायरिंग नीचे। और c पॉजिटिव का मतलब क्या? ऑरिजिन के नीचे से कि ऊपर से? ऑरिजिन के ऊपर से। तो आपको ये ग्राफ कर देते हैं, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, यही ना। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सबसे पहले बताओ स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या करोगे? फायरिंग ऊपर या फायरिंग नीचे? फायरिंग नीचे। लेकिन हाँ सी पॉजिटिव होना चाहिए, सी पॉजिटिव का मतलब ऑरिजिन के ऊपर से, तो ऑरिजिन के ऊपर से फायरिंग नीचे कर देना, हो गया। देखो ऑरिजिन के ऊपर से हुआ तो सी तो हमारा पॉजिटिव हो गया, सी हमारा क्या है? पॉजिटिव है। और फायरिंग देखो इस बार ऐसे थोड़े किए हैं, इस बार फायरिंग नीचे किए हैं। एंगल देख रहे हो 90 डिग्री से अबव जा रहा है। ओके अच्छा चलो ये वाला तू लोग बना, तो एम नेगेटिव और सी जीरो, केस नंबर 5। अगर एम नेगेटिव है तो फायरिंग नीचे, और सी जीरो है तो ऑरिजिन से। बनाओ तो हो गया होगा यार, हो गया। अब इससे ज़्यादा टाइम थोड़े। अच्छा चेक करो, ये चीज़ मिला, यही चीज़ बनाया हो ना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एम इज इक्वल टू माइनस, स्लोप माइनस क्या बता रहा है? स्लोप माइनस बता रहा है फायरिंग नीचे, और c इज इक्वल टू 0 बता रहा है ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन से तो यहीं से जाना है। नहीं नहीं ऐसे नहीं सही, तो फायरिंग ऊपर हो गया, ऐसे ही करना है। फायरिंग नीचे, एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा बनाना है। हो गया। केस नंबर 6 एंड लास्ट। स्लोप माइनस, सी भी माइनस, इसको भी तो लोग बना। ये सही आया था ना रे, झूठ मत बोलना। चलो केस नंबर 6 बनाओ तो। स्लोप भी माइनस, सी भी माइनस।
हुआ? देखो चेक करो तो आप ऐसा ही बनाए ना, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सबसे पहला m इज इक्वल टू निगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या हुआ भाई? फायरिंग नीचे। और c का मतलब क्या हुआ? ऑरिजिन के नीचे भी, तो ऑरिजिन के नीचे आओ, अब फायरिंग भी नीचे। ऐसे होना चाहिए ग्राफ, या फिर थोड़ा और नीचे, थोड़ा जो भी करना है आपको, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। समझ में आया? तो ये आपका सारा केस हम आपको बता दिए। तो अब एकदम अच्छे से याद रखना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर कहीं पर आपको मिले, या फिर इससे मिलता जुलता कोई भी इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू प्लस 5x माइनस 3, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से मिलता जुलता जितना भी इक्वेशन होगा, जितना भी समीकरण होगा, वो सब का ग्राफ आपको क्या जाएगा? स्ट्रेट लाइन। और इसका नाम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों पड़ा? क्योंकि आपने ये जो इक्वेशन को खींचा था वो दो चीज़ को यूज़ करके, एक स्लोप को यूज़ करके और दूसरा इंटरसेप्ट को यूज़ करके, है ना। ये हमारा जो है एक्स एक्सिस या वाई और वाई एक्सिस। अगर आप दो पॉइंट को यूज करके अगर स्ट्रेट लाइन खींचते तो उसको कहते थे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। अगर आप एक पॉइंट और अगर स्लोप अगर लेके खींचते तो उसको कहा जाता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। नहीं, उसी तरह से ये वाला इक्वेशन जो था वो दो चीज को उपयोग करके खींचा गया था, एक तो स्लोप और दूसरा इंटरसेप्ट। इसीलिए इस इक्वेशन का नाम पड़ा था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नाम क्यों पड़ा ये भी समझ में आया, क्योंकि इस इक्वेशन से जो हम लोग ग्राफ खींचते हैं ना, वो दो चीज को यूज करके खींचते हैं। स्ट्रेट लाइन जो हम लोग बनाते हैं वो दो चीज से, एक तो स्लोप को यूज करते हैं, दूसरा इंटरसेप्ट को यूज करते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने इसका नाम दिया। ये तो सरल रेखा का समीकरण है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और स्लोप और इंटरसेप्ट को यूज किए हो तो इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर है? तो जहां पर भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी देखोगे या इससे मिलता जुलता जितना भी इक्वेशन देखोगे, सबका ग्राफ क्या खींचोगे? स्ट्रेट लाइन। नहीं, y एक्सिस है, x एक्सिस है, m आपका स्लोप है, c हमारा इंटरसेप्ट है। और आपको पता ही है यार, अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ फायरिंग ऊपर, अगर स्लोप नेगेटिव हुआ फायरिंग नीचे, अगर c पॉजिटिव हुआ ऑरिजिन के ऊपर से, c अगर नेगेटिव हुआ ऑरिजिन के नीचे से, अगर c 0 हुआ ऑरिजिन से। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तो कल हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और ध्यान रखना कि आज तो चलो ठीक है, आज भी रहने देंगे हम, लेकिन फ्राइडे से कोशिश करना है आपको कि हाँ आप ऑनलाइन ही क्लास करो जो है, क्योंकि वो जैसे ख़त्म होगा तो उस वीडियो को हमको मजबूरी में हटाना पड़ेगा, नहीं तो जो बहुत तो वो लोग प्रॉब्लम कर देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ करके एक नया साइट बना के या फिर कुछ प्रॉब्लम ऐसा कुछ हमको हल्का सा संकेत मिला है, तो हम सोचे थोड़ा सा टाइट कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कुछ दिन तक, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको, लेकिन मैनेज करने का कोशिश करना। टेस्ट भी आगे आ रहा है सैटरडे या फिर मंडे को, वो हम आपको बता देंगे एक दिन में किस दिन टेस्ट लेने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपको अच्छे से प्रिपेयर होना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ अच्छे से करके रखो, ये सब पे क्वेश्चन तो आना ही आना है, एकदम क्लियर है, ओके। तो आज हम लोग पढ़े इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और वो इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। अगर स्लोप प्लस हुआ, m पॉजिटिव हुआ तो फायरिंग ऊपर, स्लोप अगर नेगेटिव हुआ तो फायरिंग नीचे, और c का क्या केस है वो भी आपको पता चला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर नहीं बनाया हो तो इसका ले लेना, ठीक है। और बना लिए तो बहुत अच्छी बात है। इसका क्या लोगे? इसका नहीं लेना, ये सब क्या लोगे? चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम 11 बजे।